अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज सिविल प्रोसीजर कोड का हमारा थर्ड लेसन है जिसमें हमने पढ़ना है बार ऑन ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं किसी भी कोर्ट की पावर को, किसी भी कोर्ट की अथॉरिटी को या उसके दायरा इख्तियार को या इख्तियार समात को। अब ये ज्यूरिसडिक्शन जो है वो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन भी हो सकती है और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन भी हो सकती है, जो हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। और बार एंड ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि किसी कोर्ट की पावर के ऊपर लिमिट लगा देना, रोक लगा देना कि कोर्ट ये पर्टिकुलर काम जो है वो नहीं कर सकती। सेक्शन 9 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो डील करता है बार एंड ज्यूरिसडिक्शन से। वो कहता है कि सिविल कोर्ट के पास हर तरह के सिविल सूट सुनने की ज्यूरिसडिक्शन है, पावर है, लेकिन वो उन सूट्स को नहीं सुन सकता जो कि एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार हो, यानी कि जो कोड के अंदर वाजिया तौर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह रही है कि जी सिविल कोर्ट ये सूट जो है वो नहीं सुन सकती। और दूसरा वो कहता है फॉर विच जनरल और स्पेशल लॉ इज इन फोर्स, या जिनके लिए कोई स्पेशल लॉज बना दिए गए हैं। मतलब क्या हुआ कि सिविल कोर्ट जो है हर तरह का सिविल सूट सुन सकती है सिवाय उन सूट्स के जिनकी ज्यूरिसडिक्शन को एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार कर दिया गया है, या फिर जिनके लिए स्पेशल और जनरल लॉज जो हैं वो बना दिए गए हैं, वो सूट्स जो है वो सिविल कोर्ट नहीं सुन सकती। अब आगे हम इनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि 3 तरह की बार होती है, एब्सोल्यूट बार, कंडीशनल बार और स्पेशल बार। पहले हम एब्सोल्यूट बार को पढ़ लेते हैं। एब्सोल्यूट बार होती है जो हतमी बार हो या हतमी लिमिट हो, जिसमें कोई गुंजाइश ना रहती हो, मुकम्मल तौर पे पावर के ऊपर लिमिट लगा देना कि भाई आप ये काम कर ही नहीं सकते हो। इसमें फर्स्ट पॉइंट है रेस सब जुडिस, जो कि है सेक्शन 10 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। रेस सब जुडिस का मतलब होता है कि अगर एक केस किसी कोर्ट में चल रहा है, सेम पार्टीज हैं, सेम मैटर है, सेम कॉज ऑफ एक्शन है, सेम सब्जेक्ट मैटर है, तो हम वही केस जो है दोबारा पैरेलल किसी दूसरी अदालत में एट अ टाइम नहीं चला सकते हैं। ये जो सेक्शन 10 है ये सब्सिक्वेंट कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर एब्सोल्यूट बार लगा रहा है कि भाई आप ऐसा कोई दावा नहीं सुन सकते जो ऑलरेडी किसी दूसरी अदालत में चल रहा हो। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है रेस जुडिकाटा। ये सेक्शन 11 है सिविल प्रोसीजर कोड का। ये सेक्शन कहता है कि अगर एक सूट पार्टीज के दरमियान कंक्लूड हो चुका है, उसका फैसला उन्होंने ले लिया है, तो वो सेम केस को दोबारा किसी अदालत में दायर नहीं कर सकते। ये जो है वो सब्सिक्वेंट कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर एब्सोल्यूट बार लगा देता है। भाई जो पहले केस ऑलरेडी डिसाइडेड है, आप उस केस को दोबारा से ट्राई नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है क्वेश्चन टू बी डिटर्मिन्ड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री अंडर सेक्शन 47। इसमें वो कहता है कि डिक्री पास होने के बाद जो भी क्वेश्चन पार्टीज के दरमियान अराइज होते हैं, यानी कि पोस्ट डिक्रेटल क्वेश्चंस जो हैं, वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही उनको एग्जीक्यूट करेगी, उनको डिटरमिन करेगी। उनके लिए हम कोई फ्रेश सूट जो है वो फाइल नहीं कर सकते। जिस तरह से 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, पोस्ट डिक्रेटल क्वेश्चन, प्री डिक्रेटल क्वेश्चन। प्री डिक्रेटल क्वेश्चंस जो होते हैं वो डिक्री पास होने से पहले अराइज होते हैं, और पोस्ट डिक्रेटल क्वेश्चंस जो हैं वो डिक्री पास होने के बाद अराइज होते हैं। तो वो कहता है कि जो पोस्ट डिक्रेटल क्वेश्चंस हैं उनको हम फ्रेश सूट के थ्रू डिटरमिन या रिजॉल्व नहीं करवा सकते, वो हम उसी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट से करवाएंगे। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है रेस्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 144। इसमें कहता है कि जो रिलीफ हम किसी एप्लीकेशन के दायर करने से ले सकते हैं, वो हम कोई दावा दायर करके नहीं लेंगे। जिस तरह से कुछ रिलीफ होते हैं जो एप्लीकेशन से हमें मिल जाते हैं, जिस तरह स्टे वगैरह या इस तरह के जो रिलीफ हैं वो हम एप्लीकेशन से ले सकते हैं, तो उनको लेने के लिए हम कोई सूट फाइल नहीं करेंगे बल्कि एप्लीकेशन ही फाइल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम अंडर ऑर्डर 2 रूल 2। इसमें वो कहता है कि एवरी सूट शैल इंक्लूड द होल ऑफ क्लेम, यानी कि जब हम कोई दावा दायर करते हैं तो हमें उसमें जितने भी रिलीफ चाहिए होते हैं वो हम उसी एक दावे में लिखते हैं। जैसा कि अगर हमने कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट की है और उस किराएदार ने हमारी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर रखा है और उसमें से उसने जो हमारी प्रॉपर्टी है उसमें से कुछ पोर्शन उसने नेक्स्ट मॉर्गेज कर दिया है या उसने हमारे रेंट नहीं दिया, तो हम जब वो केस फाइल करते हैं तो हमें जो जो रिलीफ चाहिए होगा हम वो सारा उसमें लिखेंगे। यानी कि हमें अपना कब्ज़ा वापस चाहिए होगा, हमें रेंट वापस चाहिए होगा, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है वो हमें वापस चाहिए होगी। तो हम वो जो सारे हमें रिलीफ चाहिए हैं वो हम उसी एक दावे के अंदर लिखेंगे।
तो इसमें ये नहीं होगा कि हम कब्ज़ा इस केस में ले लेते हैं, दोबारा से सूट फाइल करेंगे तो उसमें हम रेंट ले लेंगे, उसके बाद तीसरा दावा दायर करेंगे तो उसमें हम अपनी मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो है वो ले लेंगे। ऐसा नहीं होगा। जो रिलीफ हमें चाहिए है एक सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड और एक कॉज ऑफ एक्शन से अराइज होने वाले किसी इशू में, वो हम उसी एक सूट में ही लिखेंगे। अगर कोई रिलीफ हम छोड़ देते हैं, नहीं लिखते, तो कोर्ट यही समझेगी कि हमें वो रिलीफ चाहिए ही नहीं है। उसके लिए हम कोई नया दावा नहीं दायर करेंगे। तो ऑर्डर 2 रूल 2 जो है वो सब्सिक्वेंट सूट पे बार लगा देता है अगर हमने पिछले दावे में कोई रिलीफ जो है वो छोड़ दिया है, तो यही समझा जाता है कि हमें वो रिलीफ चाहिए ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफॉल्ट बार्स फ्रेश सूट अंडर ऑर्डर 9 रूल 9। इसमें वो कहता है कि जब एक प्लेंटिफ दावा दायर करता है तो कोर्ट उसको बुलाती है कि आपने फलां डेट को जो है वो आना है, और प्लेंटिफ जो है वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता, पेशी पे नहीं आता, तो कोर्ट जो है वो उसके सूट को डिसमिस कर देती है, खारिज कर देती है। अब यहाँ पे एक एब्सोल्यूट बार लग जाती है कि प्लेंटिफ अगर नहीं आता तो फिर बाद में वो उसी कॉज ऑफ एक्शन पे, उसी मैटर पे नए सिरे से दावा दायर नहीं कर सकता। ये एक एब्सोल्यूट बार है जो कि अंडर ऑर्डर 9 रूल 9 के थ्रू लगाई गई है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है विड्रॉ ऑफ सूट और अ पार्ट ऑफ क्लेम अंडर ऑर्डर 23 रूल 1। इसमें वो कहता है कि अगर कोई प्लेंटिफ जो है वो अपना दावा वापस ले लेता है, यानी दायर करने के बाद अपना दावा वापस ले लेता है या अपना कोई रिलीफ जो है वो छोड़ देता है कि मुझे ये रिलीफ नहीं चाहिए, तो फिर वो दोबारा किसी फ्रेश सूट के अंदर वो सेम रिलीफ नहीं मांग सकता, या फिर वो दोबारा वो जो वापस लिया हुआ उसका विड्रॉ किया हुआ दावा है दोबारा से दायर नहीं कर सकता। ये एक बार है अंडर ऑर्डर 23 रूल 1। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट बार जो कि है कंडीशनल बार, जिसमें यानी कंडीशन लगा दी गई है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है सूट बाय एलियन अंडर सेक्शन 83 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। एलियन कहते हैं किसी दूसरी कंट्री का कोई पर्सन अगर हमारी कंट्री में आकर रिजाइड करता है तो वो एक एलियन होता है हमारे लिए। तो वो कहता है कि एक एलियन जो पाकिस्तान में रहता है वो पाकिस्तान की किसी कोर्ट में सूट फाइल नहीं कर सकता, कोई दावा दायर नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसने दावा दायर करना है तो वो परमिशन लेगा फेडरल गवर्नमेंट की। यहाँ पे उसने कंडीशन लगा दी कि पहले तो वो दावा दायर नहीं कर सकता, लेकिन कंडीशन है कि अगर उसने दावा दायर करना है तो वो फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन लेगा। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है सूट बाय फॉरेन स्टेट्स अंडर सेक्शन 84। इसमें वो कहता है कि फॉरेन स्टेट जो है वो हमारे मुल्क में रहते हुए कोई दावा दायर नहीं कर सकती किसी पर्सन के खिलाफ। लेकिन अब यहाँ पे उसने कंडीशन भी लगा दी है अंडर सेक्शन 84। वो कहता है कि अगर फॉरेन स्टेट को हमारे मुल्क में रहते हुए किसी पर्सन के खिलाफ कोई दावा दायर करना है तो वो जो स्टेट है वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए बाय द फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट है हमारी वो उस स्टेट को एज अ स्टेट भी कंसीडर करती हो, मानती हो कि भाई जी हाँ ये स्टेट है। नंबर 3 पे जो हमारे पास बार है वो है स्पेशल बार। इसमें फर्स्ट पॉइंट है सूट फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 92। इसमें वो कहता है कि अगर कोई चैरिटेबल या रिलीजियस नेचर का कोई ट्रस्ट बनाया गया है, अब उस ट्रस्ट में ब्रीच हो जाती है, कोई बंदा जो है उस ट्रस्ट की ब्रीच कर देता है, तो अब उस सूरत में हमने केस फाइल करना है टू रिमूव एनी ट्रस्टी। नंबर 2 अपॉइंटिंग अ न्यू ट्रस्टी। नंबर 3 वेस्टिंग एनी प्रॉपर्टी इन ट्रस्टी। नंबर 4 डायरेक्टिंग अकाउंट्स एंड इंक्वायरीज। नंबर 5 सेटलिंग अ स्कीम एक्सेट्रा। यानी कि अगर इस 5 तरह के केसेस होंगे तो अब उस सूरत में हमने केस फाइल करना है तो वो किस तरह से होगा। पहला वो कहता है कि एडवोकेट जनरल 2 या 2 से ज़्यादा इंटरेस्टेड पर्सन के साथ मिलकर दावा दायर करेगा। कहाँ पे दावा दायर करेगा? प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में दावा दायर करेगा, या फिर उस अदालत में दावा दायर किया जाएगा जिस इलाके में वो सब्जेक्ट मैटर मौजूद है, यानी कि ट्रस्ट प्रॉपर्टी मौजूद है, उस इलाके की ऐसी अदालत में दावा दायर किया जाएगा जिस अदालत को प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एम्पावर किया हो कि भाई आप जो है वो ये दावा सुन सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि एक्सप्रेस बार क्या होती है। एक्सप्रेस बार होती है कि वाज़िया तौर पे कोई लिमिट लगा देना, किसी कोर्ट की पावर को वाज़िया तौर पे जो है वो बार कर देना। अब इसमें पहला पॉइंट है क्रिमिनल मैटर, यानी कि हमें पता है कि क्रिमिनल लॉज बना दिए गए हैं, अलग से क्रिमिनल लॉज हैं, एक पूरा प्रोसीजर बताया गया है। तो जो सिविल कोर्ट है उसके पास क्रिमिनल मैटर्स को सुनने की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, क्योंकि स्पेशल लॉज हैं तो उनके लिए स्पेशल फॉरम्स बनाए गए हैं कि जहाँ पे उनको डील किया जाएगा। तो सिविल कोर्ट जो है वो सिविल मैटर्स सुनेगी, अब क्रिमिनल मैटर्स को सिविल कोर्ट नहीं सुन सकती। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है रेवेन्यू मैटर।
रेवेन्यू मैटर्स में वो कहता है कि इसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो रेवेन्यू कोर्ट के पास है, यानी रेवेन्यू कोर्ट्स बनाई गई हैं, तो रेवेन्यू कोर्ट्स का काम यही है कि वो रेवेन्यू मैटर्स को डील करेंगी। तो जो सिविल कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो बार है टूवर्ड्स द रेवेन्यू मैटर, वो रेवेन्यू मैटर्स को नहीं डील कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है फैमिली मैटर्स। अब इसमें वो कहता है कि फैमिली मैटर्स की जो जुरिस्डिक्शन है वो फैमिली कोर्ट के पास है, यानी कि फैमिली लॉज मुकम्मल बना दिए गए हैं, फिर फैमिली कोर्ट्स भी बना दी गई हैं, तो उनकी जुरिस्डिक्शन जो है वो फैमिली कोर्ट्स के पास होगी, ना कि सिविल कोर्ट्स के पास। अब मिसाल के तौर पे लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो हैं उनके लिए कोई स्पेशल ट्राइब्यूनल नहीं बनाया गया, तो इसलिए वो जो मैटर्स हैं वो सिविल कोर्ट में जाते हैं। लेकिन जो फैमिली मैटर्स हैं या रेवेन्यू मैटर्स हैं या बैंकिंग के मैटर्स हैं, क्रिमिनल मैटर्स हैं, उनके लिए स्पेशल लॉज हैं और स्पेशल फॉरम्स भी बनाए गए हैं, तो वो फिर उन्हीं फॉरम्स में केस डील किए जाते हैं, ना कि सिविल कोर्ट्स में। नेक्स्ट है इम्प्लाइड बार। इम्प्लाइड बार होता है जो कि हम इनडायरेक्टली कंसीडर करते हैं, जो कि वाज़िया तौर पे नहीं लिखा जाता, लेकिन हम सर्कमस्टेंसेस से अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है वो बार लगा दी गई है किसी कोर्ट की पावर पे, या लिमिट लगा दी गई है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है एक्ट ऑफ स्टेट। इसमें वो कहता है कि अगर कोई स्टेट जो है वो कोई काम करती है तो वो एक सॉवरेन कैपेसिटी है, वो किसी भी तरह का कोई भी काम कर सकती है, उसको पता है वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, तो इस तरह से फिर वो क्वेश्चनेबल नहीं होगा, वो एक इम्प्लाइड बार कंसीडर की जाएगी, फिर कोई बंदा जो है वो अदालत में नहीं जा सकता। जिस तरह से इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है तो फिर जो लॉज हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है स्पेशल ट्राइब्यूनल। इसमें वो कहता है कि कोर्ट्स के पास बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, तो वो फिर लॉ ने अलाउ कर दिया है कि जो स्पेशल ट्राइब्यूनल्स हैं, जिस तरह से आर्बिट्रेशन वगैरह, कॉन्सलेशन वगैरह के थ्रू जो है वो हम अपना मैटर रिजॉल्व करवा सकते हैं। अगर हमने आर्बिट्रेशन के थ्रू अपना मैटर रिजॉल्व करवाया है तो अब वहाँ पे सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वो बार हो जाती है, इम्प्लाइडली बार हो जाती है कि हमने अपना मैटर जो है वो आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करवा लिया है, पार्टीज़ के दरमियान जो फैसला है वो हो चुका है। अब वहाँ पे सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वो इम्प्लाइडली बार हो गई। अब ये नहीं होगा कि हमने आर्बिट्रेशन के थ्रू अपना मैटर रिजॉल्व करवा लिया, पार्टीज़ एग्री हो गई, अवार्ड मिल गया, सब कुछ हो गया, अब बाद में वही मैटर जो है वो हम सिविल कोर्ट में लेके जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बार होगी, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है कि अगर वो फैसला इलीगली या मेलाफाइड तरीके से लिया गया है तो उस सूरत में फिर सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बार नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है पब्लिक पॉलिसी। कि सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है ऑन अ ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी वो बार है। पब्लिक पॉलिसी के ग्राउंड पे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का बार होना, इसका क्या मतलब है, जिस तरह डिफरेंट ऑफिशियल्स के दरमियान कोई कम्युनिकेशन होती है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है, वो बाउंड नहीं होते हैं अपनी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने के, तो कोर्ट उनको फोर्स नहीं कर सकती कि इस मैटर पे आप बात करें, उनकी जुरिस्डिक्शन जो है वो वहाँ पे बार हो जाएगी। इसी तरह से अगर हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप है तो वो कोर्ट उनको फोर्स नहीं कर सकती कि वो अपनी प्राइवेट रिलेशनशिप को जो है वो डिस्क्लोज करें, क्योंकि वो प्रिविलेज है। उसके अलावा कुछ इस तरह के मैटर्स होते हैं जो हम पब्लिक एट लार्ज को बता दें तो वो पब्लिक के वेलफेयर के खिलाफ होते हैं, तो उनको डिस्क्लोज नहीं करना जो है वो बेहतर रहता है एज कम्पेयर टू डिस्क्लोज दैम। उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आया होगा। दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।